नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीपीएससी के द्वारा जो स्टेट सर्विस और स्टेट फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिम्स का ऑनलाइन फॉर्म आपके जो ऑनगोइंग हैं, तो ऑनलाइन फॉर्म में आप जब फिल कर रहे हैं तो आपका फॉर्म आपका सबमिट नहीं हो रहा है, आपका दोबारा से उसी पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। साथ ही आपकी फ़ोटो भी अपलोड नहीं हो रही, सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है और आपके डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं हो रहे। तो इन सभी समस्या का सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में देखने वाले हैं और कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है, तो ये भी पूरी प्रोसेस इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। और जिसने अभी तक ऑनलाइन फॉर्म को फिल नहीं किया है तो जल्दी से अपने फॉर्म को फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट में आपको कुछ ही यहाँ पर समय आपका बचा हुआ है। 9 फरवरी आपकी लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है। और बाकी जिसने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया है और किसी प्रकार कोई मिस्टेक हो गया है तो ऑनलाइन फॉर्म आपका एडिट भी हो रहा है, देख सकते हैं। आपका 11 फरवरी तक इस फॉर्म को सुधार सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी प्रोसेस को कि किस प्रकार से आपको अपने ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है और सबमिट करना है। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि इसी प्रकार की कोई भी अपडेट आए तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल सके। और आप सभी प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो सिंपल सा आप अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे और आपको एमपीपीएससी की वेबसाइट पर चलना है। इस प्रकार से सर्च पर क्लिक कीजिए और आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले इसका जो विस्तृत नोटिफिकेशन है इसको आपको एक बार जरूर पढ़ लेना है। अब आपको इस प्रकार की लिंक दिखेगी तो इसी वाली लिंक पर क्लिक आपको कर देना है। तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। आपको नीचे को चले जाना है, यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए डायरेक्ट। अब यहाँ पर देखिए जो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है, इसी अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक आपको कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका एक और नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखिए जो कोई भी यहाँ पर आपको लिंक दिख रहा है, इन लिंक पर से किसी भी लिंक पर आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए, किसी पर भी क्लिक कर दीजिए, आपको ऑनलाइन फॉर्म वाले पोर्टल पर आपको रीडायरेक्ट कर दिया यहाँ से जाएगा। इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। आपको नीचे को चले आना है और आपके जो असिस्टेंट इंजीनियर है आपकी राज्य अभियांत्रिकी सेवा, इसके भी ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ हो चुके हैं। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म का वीडियो हमने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया, उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे आप, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो ये वाली लिंक आपको दिख रही है, इस लिंक पर आप यहाँ से क्लिक कर देंगे। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, नहीं इसको आपको टिक कर दीजिए इस प्रकार से। इसके बाद आपको जो ब्लू कलर के आपके जो दो नोटिफिकेशन दिख रहा है, एक राज्य सेवा परीक्षा, एक आपका राज्य वन सेवा परीक्षा, दोनों पर एक एक बार क्लिक करना अनिवार्य है। यदि आप क्लिक नहीं करते हैं तो फॉर्म आपका ओपन नहीं होगा। आप जैसे पहले से डाउनलोड किए तो इसको कैंसिल कर देते हैं और आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छी तरीके से यहाँ से आप दोनों नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको नीचे को चले आना स्क्रॉल करते हुए। अब आपको आई एक्सेप्ट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपका पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए टर्म एंड कंडीशन के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको आवेदन परीक्षा का नाम, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, प्रीलिम्स स्टेट सर्विस और प्रीलिम्स आप स्टेट फॉरेस्ट सर्विस, दोनों के लिए यदि अप्लाई कर रहे हैं तो इस पर आप टिक करेंगे इस प्रकार से, तो आपके दोनों टिक हो जाएंगे। और यदि सिर्फ एक के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ स्टेट सर्विस के लिए तो इसको टिक कर सकते हैं, और यदि आप सिर्फ फॉरेस्ट सर्विस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसको टिक कर सकते हैं। अब यदि आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपके पास साइंस में, और तो आप फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप दोनों के लिए अप्लाई करना तो बोथ पर टिक करेंगे। अब आपको बहुत से अभ्यर्थियों के यहाँ पर एक सब्जेक्ट का ऑप्शन आपको शो नहीं होगा, आपको तरीका बता देते हैं। तो आपको हम दिखा देते हैं, एक बार रिफ्रेश करके आपको हम पेज दिखा दें पहले कि किस प्रकार से आपको ये आएगा, नहीं तो आपको बाद में ये भी समस्या आती है। एक बार हम पेज को रिफ्रेश कर देते हैं, इस प्रकार से आपका पेज आपका लोड हो जाएगा। अब देखेंगे आप जैसे आवेदन परीक्षा का नाम, तो यहाँ पर टिक करेंगे, बोथ के लिए इस पर टिक करेंगे। तो अभी आप देखेंगे इस प्रकार से आपका ये सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा, लेकिन एक बार आप क्या करेंगे, इसको एक बार और इस प्रकार से क्लिक कर देंगे तो आप देखिए आपका परीक्षा का नाम यहाँ पर आ गया है, राज्य वन सेवा परीक्षा 2026। आपका सेक्शन रहता है तो स्नातक उपाधि की सिलेक्ट करना है। तो इनमें से आप कौन कौन अभ्यर्थी हैं, आप यदि इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं तो उसको टिक कीजिए, यदि साइंस में ग्रेजुएट हैं जैसे बीएससी या अन्य कोई भी, या टेक्नोलॉजी से आपका बीटेक आपका है तो जो भी आपके पास इस प्रकार से इसको आप टिक कीजिए। अब यदि इसको टिक करते हैं, ये आपके फॉरेस्ट सर्विस के लिए सिर्फ स्नातक उपाधि शाखा या विषय का नाम, तो जैसे आप साइंस में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप बीएससी है तो बीएससी टिक करेंगे। आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है साइंस में वो यहाँ पर आप फिल कीजिए। और यदि सिर्फ आप स्टेट फॉरेस्ट के लिए, अब आप प्रीलिम्स के लिए सिर्फ राज्य परीक्षा से राज्य आपकी जो स्टेट सर्विस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सिर्फ इसको भी आप टिक कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं है। फीस आपको दोनों की सेम लगेगी, आपको एक्स्ट्रा फीस यहाँ पर नहीं लगेगी जैसा कि ईएसबी में होती है। इसके अंदर को व्यक्तिगत विवरण की जानकारी फिल करनी है, तो यहाँ पर अपना फर्स्ट नाम फिल करेंगे जो कि आपके 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार ही आपको फिल करना है, यहाँ पर ध्यान देना है। और आपका जो फर्स्ट नाम है इसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यदि इसमें मिस्टेक हो जाती है तो फिर बाद में आपका फॉर्म एडिट नहीं होगा। बाकी सभी डिटेल्स एडिट हो जाएंगे लेकिन नाम आपका एडिट नहीं होगा, तो इसलिए आपको सोच समझ कर ही चेक करके ही आपको फिल करना है। या यदि किसी आप कहीं और आप किसी साइबर कैफे से फिल करा रहे हैं तो वहाँ पर आपको चेक करना है। यहाँ पर आपका मिडिल नेम है, यहाँ पर है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपका लास्ट नेम फिल करेंगे दी है तो इस प्रकार से यहाँ पर फिल कीजिए आप।
इस प्रकार से फिल कीजिए। सभी जानकारी 10th के मार्कशीट के अनुसार और सभी जानकारी कैपिटल लेटर यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही फिल करना है। यहाँ पर अपने जेंडर मेल है तो मेल या फीमेल है तो फीमेल, इस प्रकार से देख सकते हो। बाकी इन्होंने एक बार और आपको अलर्ट भेज दिया है कि प्लीज़ चेक यूर फुल नेम एंड कन्फर्म बिफोर मूविंग अहेड वंस इट्स सेव गेट। यहाँ पर देख सकते इट कैन नेवर बी एडिटेड। तो यदि एक बार फिर इसको सबमिट कर देते तो आपका नाम एडिट नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आप फिल कीजिए। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। आपको बेसिक सी जानकारी आप आराम से फिल कर लेंगे, इसमें कोई आपकी समस्या यहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार से आपका कैलेंडर आ जाएगा। यहाँ पर कैलेंडर को सिलेक्ट कीजिए। तो जैसे यहाँ पर हम सैम्पल के लिए कोई भी यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपका मंथ आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपकी डेट जो भी है इसको इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर अपने पिता का नाम यानी फादर्स का नाम फिल करना है, जैसा आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर मदर्स नेम माता जी का नाम फिल करना है, जैसा आपके 10th की सर्टिफिकेट में स्पेलिंग लिखी सेम टू सेम आपको फिल करना है यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट आपको विवाह संबंधी जानकारी, क्या अभ्यर्थी विवाहित है, यदि हैं तो एस कीजिए, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। यदि विवाहित है तो एस कीजिए। अब यदि आप मेरिड अभ्यर्थी हैं, यदि मेल अभ्यर्थी तो अपनी पत्नी का नाम फिल करेंगे, और यदि फीमेल अभ्यर्थी हैं तो अपनी पति का नाम यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपके जीवित बच्चों की संख्या, तो जो भी आपकी है इस प्रकार से फिल करेंगे, 1 2 जितनी भी है, 0 है तो 0, इस प्रकार से रहेगा। और यदि आप अनमेरिड हैं अविवाहित हैं तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपको मूल सूचना का विवरण, तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी तो एस करेंगे। अब आपकी जो भी कैटेगरी इसको सेलेक्ट करेंगे, और यदि मध्य प्रदेश के बाहर के हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। तो फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको यूआर से यहाँ पर आपको कंसीडर किया जाएगा। और यदि मध्य प्रदेश के मूल निवासी तो एस कीजिए आप। अब आपकी जो भी कैटेगरी इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे, यूआर हैं तो यूआर, एससी हैं तो एससी, एसटी हैं तो एससी, जो भी इसको इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। जैसे ओबीसी हैं तो ओबीसी। अब यदि ओबीसी में आप नॉन क्रीमी लेयर में तो नो पर इस प्रकार से आप क्लिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है अब आपकी जो जाति प्रमाण पत्र है उसकी आपको जानकारी फिल करनी है। तो जारी करते का पद नाम, तो यहाँ पर आपका जो जाति प्रमाण पत्र है जो डिजिटल वाला, जैसे आपका एसडीओ के द्वारा बना हुआ है तो इस प्रकार से एसडीओ फिल करेंगे, या एसडीएम के द्वारा बना है तो एसडीएम, इस प्रकार से आप फिल कर देंगे। ये आपके जाति प्रमाण पत्र पर लिखा रहता है। किस जिले से आपका इशू हुआ है, जारी हुआ है, वो यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट का नंबर फिल करेंगे इस प्रकार से। तो जो आपका सर्टिफिकेट है इस प्रकार से लिखा होगा तो वो आपको नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। आरएस, जैसे आपका आरएस से चालू होता है डिजिटल वाला, या कोई और भी हो सकता है, तो इस प्रकार से आप फिल करेंगे। जारी होने की दिनांक, तो आपको किस दिनांक को जारी हुआ था, तो ये दिनांक भी आप इस प्रकार से जाति प्रमाण पत्र पर देखेंगे, इस साइड में आपको ये लिखी होगी, तो वो आपको यहाँ से फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका दिव्यांगता यानी डिसेबिलिटी की आपको जानकारी यहाँ पर फिल करनी है। तो क्या अभ्यर्थी दिव्यांगता प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया है, यदि किया गया है तो यस, नहीं तो नो पर टिक करेंगे। यदि किया गया है तो यस करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी न्यूनतम 40% या से अधिक दिव्यांग यदि हैं तो यस करेंगे इस प्रकार से। किस प्रकार की आपको डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर आप उसको सिलेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। परसेंटेज फिल करेंगे 40%, 50% जितनी भी है उसको टिक करेंगे। नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में भूतल स्थित कक्षा में बैठने की सुविधा की आवश्यकता है, यदि आप है तो यस, नहीं तो नो पर टिक करेंगे। और यदि आप डिसेबल नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे तो आपके ऑप्शन ऑटोमेटिक क्लोज यहाँ से हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट अन्य विवरण, तो यहाँ पर आपको ध्यान से फिल करना है, क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया, यदि किया गया तो यस, नहीं तो नो पर ही टिक करेंगे। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में कभी आपको डिवेयर किया गया तो यस, नहीं तो नो पर ही टिक करेंगे। यदि किया गया तो इस प्रकार से यस करेंगे, नहीं तो नो पर ही टिक करना है इन पर भी। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, यदि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर ही टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सेवक निगम मंडल या स्वशासित संस्था में यदि सेवारत हैं, आप कार्यरत हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर ही टिक करना है, इस प्रकार से रहेगा। नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी अशासकीय सेवा या निजी संस्था में सेवारत है, यदि आप हैं तो यस, नहीं तो नो पर, इस पर भी आपको टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित का पंजीयन। अब जो मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी उनके लिए तो आपके ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, आपका क्लोज रहेगा, आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पहले आपका क्या था कि रोजगार पंजीयन मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए अनिवार्य नहीं था, लेकिन देख सकते हैं अभी ये नो पर टिक नहीं हो रहा, इसका मतलब एक्सपायरी हो रहा है, तो आपको रोजगार पंजीयन होना फॉर्म फिल के टाइम आपको आवश्यक यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर एस रहेगा आपका, यहाँ पर पंजीयन जिले का, यहाँ पर तो किस जिले से आपने रोजगार पंजीयन किया वो टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका पंजीयन आपका क्रमांक, तो जो रोजगार पंजीयन है आपका वो रोजगार पंजीयन नंबर फिल कर देंगे। और पंजीयन देख सकते हैं पंजीकरण क्रमांक जारी होने का दिनांक, तो जो आपने स्टार्ट में रोजगार पंजीयन किया था वही दिनांक आप यहाँ पर फिल करेंगे। आपने बीच में रिन्यू किया तो रिन्यू की डेट आपको फिल नहीं करनी है, आपको जो स्टार्ट में पंजीयन किया था वही दिनांक आपको फिल करना है। यदि आपका रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो रहा है तो उसको रिन्यू कर लीजिए, और यदि अपना रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया है तो नया रोजगार पंजीयन कर लीजिए। अब आपको नया रोजगार पंजीयन कैसे करना है,
आपको रिन्यू कैसे करना है, तो चैनल पर ऑलरेडी वीडियो हमने बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या चैनल पर विजिट करके आप सब देख सकते हैं, या आप सर्च करेंगे कि MP रोजर पंजीयन कैसे करें और चैनल का नाम साथ में लिख देंगे कैरियर सिविल सर्विस, तो आपका रोजर पंजीयन का वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विस मैन का आपको यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी है। तो किसके लिए, तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं? यदि मध्य प्रदेश के हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर ही आप टिक करेंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप देय छूटों का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत हैं? यदि आप इंटर कास्ट मैरिज के तहत पुरस्कृत हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर ही टिक करना है। और यदि अपने ऊपर अनमेरिट पर टिक किया तो आपके ऑप्शन ऑटोमेटिक 80 किलो आपका रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी हैं? यदि हैं तो यस करेंगे इस प्रकार से, और नहीं है तो नो पर ही आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी स्नातक यदि हम ग्रेजुएट पास हैं तो यस करेंगे इस प्रकार से, और यदि आप पास नहीं या फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर चल रहा है तो नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी अंतिम वर्ष में अध्ययन है तो यस पर टिक करेंगे। अब इसके बाद आपकी जो 12वीं की परीक्षा आपने किस वर्ष पास की है वो सिर्फ ईयर आप यहाँ पर फिल करेंगे, और यदि आप पास हैं तो इस पर टिक करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी फिल करनी है। तो यहाँ पर 10th की जानकारी फिल करेंगे, तो यहाँ पर 10th लिख देंगे या हाई स्कूल भी लिख देंगे इस प्रकार से। यहाँ पर आप हाई स्कूल इस प्रकार से फिल कर देंगे। यहाँ पर प्रणाली आपकी ग्रेड सिस्टम है या डिवीजन सिस्टम है, यदि डिवीजन सिस्टम है तो टिक कीजिए। यहाँ पर अपने सभी सब्जेक्ट के नाम लिखेंगे, और आप चाहें तो इस प्रकार से ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट के नाम ही लिख सकते हैं, लेकिन सभी सब्जेक्ट के एक सब्जेक्ट के नाम लिखेंगे और आपको कॉमा नहीं लगाना, आपको एक बार स्पेस देना है और लिख देना है। अब आपकी जो भी पूर्णांक थी इस प्रकार से पूर्णांक फिल कीजिए। आपके प्राप्तांक कितने प्राप्त हुए हैं तो इस प्रकार से अपना प्राप्तांक को फिल करेंगे। आपको सिर्फ सैंपल के लिए दिखा रहे हैं, यहाँ पर आपके परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। यहाँ पर डिवीजन आपको फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, जो भी इसको टिक कीजिए। यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम फिल करेंगे, जैसे आपका MP बोर्ड है तो इस प्रकार से MP बोर्ड भोपाल इस प्रकार से फिल करेंगे, या CBSE है तो CBSE, या अदर स्टेट बोर्ड है तो उसको टिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका उत्तीर्ण परीक्षा का नाम वर्ष, तो अपने जो 10th है वो किस वर्ष पास किया वो यहाँ पर ईयर फिल करेंगे, और आपका जो 10th का रोल नंबर है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद आपको 12th की जानकारी यानी इंटरमीडिएट की जानकारी फिल करनी है। तो इस प्रकार से आप जैसे हायर सेकेंडरी लिख सकते हैं, हायर सेकेंडरी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या आप चाहे तो इंटरमीडिएट भी लिख सकते हैं। आपका ग्रेड सिस्टम है, CGP सिस्टम है, या आपका डिवीजन सिस्टम है। यदि ग्रेड या CGP सिस्टम है तो आपको फिर पूर्णांक और प्राप्तांक फिल करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ डायरेक्ट परसेंटेज फिल कर देना है। और यदि आपका डिवीजन सिस्टम है तो डिवीजन पर टिक कीजिए, आपके सब्जेक्ट के नाम फिल करना है। अब आपके 12th में जो भी सब्जेक्ट रखे इस प्रकार से अपने फिल करेंगे। आप जैसे हिंदी था आपको कॉमा नहीं लगाना है आपको, इसके बाद इंग्लिश फिल करेंगे, आपका फिजिक्स, आपका केमिस्ट्री, मैथ्स, आपका जो भी था इस प्रकार से इसको आप फिल करेंगे। आपका जो भी सब्जेक्ट रहे हैं 12th में वो आपको फिल करना है। यहाँ पर अपने पूर्णांक को फिल करेंगे, प्राप्तांक, परसेंटेज, डिवीजन और बोर्ड का नाम, और आपका उत्तीर्ण वर्ष और अपना रोल नंबर, इतना आप फिल कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ग्रेजुएशन की जानकारी। तो आपने ग्रेजुएशन में क्या किया वो यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे BA किया तो BA इस प्रकार से, या BSc किया है तो इस प्रकार से आप BSc फिल करेंगे। आपका ग्रेड सिस्टम था या डिवीजन सिस्टम था या आपका स्नातक। यदि ग्रेड या CGP सिस्टम है तो उसको टिक कीजिए, तो आपको पूर्णांक प्राप्तांक फिल करने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर अपना इस प्रकार से अपना परसेंटेज को आप फिल कर देंगे। और यदि आपका डिवीजन सिस्टम है तो उसको टिक कीजिए, आपके सभी सब्जेक्ट के नाम लिखना है। यहाँ पर स्नातक आ जाएगा, यहाँ पर आपको दिखा दी थी एक बार थोड़ा सा, तो यहाँ पर स्नातक, यहाँ पर अपना सब्जेक्ट यहाँ पर फिल करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट थोड़ा सा भी फिल नहीं हो रहा है, आपको हम दिखा दी थी एक बार रिफ्रेश करके, तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो आप ऊपर फिल करेंगे यहाँ पर जब फिल करेंगे आपको दिखा देती हैं, जो भी जानकारी यहाँ पर आप फिल करेंगे वही जानकारी आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर ग्रेजुएट वाले ऑप्शन में आपकी यहाँ से ले लिया जाएगा। इस प्रकार से अब आपके जो पूर्णांक है वो फिल करेंगे, यहाँ पर प्राप्तांक, परसेंटेज, आपका डिवीजन और आपकी अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, पासिंग ईयर, आपका रोल नंबर, इतना आपको फिल कर लेना है। यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर देना, जो ग्रेड CGP के संदर्भ में दिख रहा है इसको टिक कीजिए। इसके बाद आपको नीचे को चले आना है। अब यहाँ पर देखिए यात्रा भत्ता का विवरण। तो क्या आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं केवल मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति यानी SC ST OBC और दिव्यांगजन। यदि आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते तो यस करेंगे, या नहीं लेना चाहते तो नो पर टिक करेंगे। यदि यस कर देते तो कोई समस्या नहीं है, नो कर देते हैं कोई समस्या आपको नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आपको बैंक विवरण की जानकारी, और इस सभी के लिए फिल करना अनिवार्य है, आप चाहे यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। और यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए, जिसके नाम से फॉर्म फिल हो रहा है उसी के अकाउंट की जानकारी फिल करनी है, किसी और की आपको जानकारी यहाँ पर फिल नहीं करनी है। तो यहाँ पर बैंक का नाम फिल करेंगे, आपका जो भी बैंक इस प्रकार से अपना बैंक का नाम फिल करेंगे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर IFSC कोड फिल करेंगे, तो आपका जो पासबुक उसका फ्रंट पेज देखेंगे तो उसमें सब कुछ लिखा रहेगा। यहाँ पर शाखा का नाम यानी ब्रांच का नाम फिल करेंगे, ब्रांच कोड फिल करेंगे, खाता धारक का नाम यानी आपका नाम फिल करेंगे। और एक बात और ध्यान दीजिए, अब खाता धारक के नाम में आपको बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है तो आप क्या कीजिए, सबका जो भी नाम है
इस प्रकार से अपना नाम फिल करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए इस प्रकार से आपने लिखा, इस प्रकार से आपने लिखा। इसके बाद जो आपने लिख दिया, इसके बाद जो एक स्पेस दिख रहा है इस प्रकार का, ऐसा स्पेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फिर मिसमैच रहेगा। आपको बार बार समस्या है कि कृपया खाता धारक का नाम ऐड करें। तो यदि इस प्रकार से स्पेस आपको दिख रहा है, ये वाला देख सकते हैं थोड़ा सा, यदि है तो इसको आप रिमूव कर दीजिए इस प्रकार से। और यदि आगे कहीं यहाँ पर स्पेस भी है तो उसको भी रिमूव कर दीजिए। यहाँ पर अकाउंट नंबर आप फिल कर देंगे, इस प्रकार से रहेगा। अब यहाँ पर आपको जो बैंक की पासबुक है उसका जो सामने वाला पेज है, फ्रंट पेज है, उसको भी अपलोड करना होगा। तो इसको ही अपलोड करने में आपको समस्या आ रही है, तो इसको कैसे अपलोड करना है। और यहाँ पर आपको मिनिमम 20 KB, अधिकतम 200 KB तक और JPG फॉर्मेट में आपको पासबुक को अपलोड करना है। तो आगे इसके पासबुक, एड्रेस प्रूफ, फोटो, सिग्नेचर, इनको कैसे रिसर्च करना, तो आगे हम इसकी प्रोसेस बताएंगे। तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं, आप इसको अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको साइज दिखाएंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट आपका एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पर अपना वर्तमान पता, तो वर्तमान पता में आपका जो भी यहाँ पर है, जैसे आपका हॉस्टल में आप रहते हैं, हाउस रिलेटिव है आपका, या स्वयं का घर है या रेंट घर है, जो भी, इसको टिक कीजिए। अब यहाँ पर आपका वर्तमान पता का एड्रेस, इनमें से आपको जो ID प्रूफ आपको दिख रहे हैं, जैसे आपका रेंटल एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, पासपोर्ट, आपका वोटर ID कार्ड, इलेक्शन कमीशन फोटो ID कार्ड, या राशन कार्ड, या परमानेंट आपका ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे बिजली बिल हुआ, पानी का बिल हुआ, फोन बिल हुआ, गैस बिल हुआ, इनमें से कोई भी एक एड्रेस प्रूफ के रूप में यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। वही आपका सेम JPG फॉर्मेट में मिनिमम 20 KB, अधिकतम 200 KB तक। तो इसको कहीं से रिसर्च करना, तो आगे इसको हम अभी देखने वाले हैं, इस प्रकार से फिल करेंगे। और एक बात और ध्यान दीजिए, आपको हम क्लियर कर देते हैं अभी, कि जो आपका एग्जाम सेंटर है, पहले आपका वर्तमान पते के आधार पर मिलता था। जैसे मान लीजिए आप जबलपुर के हैं लेकिन आप इंदौर में रह रहे हैं, तो आप एग्जाम सेंटर इंदौर का लेना चाहते थे, तो इंदौर का एड्रेस फिल करते थे, तो आपका एड्रेस ऑटोमेटिक आपका एग्जाम सेंटर इंदौर आ जाता था। लेकिन अब MPPSC ने ऐसा नहीं किया है। आपका जो भी स्थायी पता है, वर्तमान पता तो कुछ भी फिल कर सकते, कोई समस्या नहीं है। आपका जो स्थायी पता जो रहेगा उसी के आधार पर ऑटोमेटिक एग्जाम सेंटर शो होगा। तो यहाँ पर आपको देख लेना है। तो अपना पता फिल करेंगे, राज्य सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका राज्य है, इस प्रकार से रहेगा। अपना जिला सेलेक्ट कीजिए और अपना पिन कोड को फिल कर दीजिए। अब यदि आपका वर्तमान पता और स्थायी पता यदि दोनों आप सेम जगह पर रह रही है, तो इस पर टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। और यदि अलग अलग हैं तो यहाँ पर फिर अलग अलग फिल करेंगे। इस प्रकार से आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ भी दिख देती है, जैसे हम आपको सब दिखाने के लिए इस प्रकार से हम लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका जिला आ जाएगा, जो भी, इस प्रकार से आप देखिए, ये आपका जिला आ गया है, सॉरी। अब यहाँ पर अपना पिन कोड जो भी है, इस प्रकार से अपना पिन कोड को फिल कर देंगे। यहाँ पर कुछ भी हमें रैंडमली यहाँ पर दिखा देते हैं, इस प्रकार से कुछ भी यहाँ पर हम लिख देते हैं, इस प्रकार से कुछ भी यहाँ पर हम लिख देते हैं। इसको हम टिक कर देते हैं, ये आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आप, तो देखिए जैसे हमने सैंपल के लिए यहाँ पर फिल किया है, तो देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पर स्थायी पता जैसे बटन टिक किया है, तो आपका एग्जाम सेंटर इस प्रकार से आ गया है। इसके बाद यहाँ पर आएंगे आप नीचे की ओर। तो अब आपकी जो फोटो है वो फोटो अपलोड करनी है। फोटो कैसे अपलोड करनी है, तो फोटो की आपको साइज मिनिमम 20 KB, अधिकतम 100 KB। अब थोड़ा सा वीडियो को धैर्य के साथ देख लीजिए, आगे आपको हम सभी प्रोसेस दिखाएंगे किस प्रकार से अपनी फोटो को यहाँ पर रिसर्च करेंगे। अब अपनी फोटो को अपलोड करेंगे, यहाँ पर इसको टिक कर देंगे। और एक बात और आपको ध्यान रखना, आपको मैं दिखा देती पहले फोटो के बारे में। जब इसकी नोटिफिकेशन में चेक करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर बोला है कि स्कैनिंग है तो पासपोर्ट साइज की फोटो लगाना है, रंगीन फोटो, आपको नई फोटो जिसमें अभ्यर्थी का नाम और फोटो खींचने की दिनांक भी यहाँ पर होना चाहिए। फोटो आपकी 3 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यदि आपको पढ़ने के लिए चश्मा लगा है तो चश्मा आप लगा सकते हैं, लेकिन चश्मा आपका रिफ्लेक्शन ना हो, नहीं चमकना नहीं चाहिए, और काला चश्मा आपको नहीं लगाना है। और टोपी, हेड कैप, आपको कुछ भी आपको नहीं लगाना है। फोटो आपकी वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और वहाँ पर देखेंगे तो MPPSC ने ना तो कोई पिक्सल आपको बताया है कि इसका डायमेंशन कैसे सेट करेंगे, कुछ भी उन्होंने नहीं बताया। और जब फोटो अपलोड करते हैं तो फोटो आपकी अपलोड नहीं हो रही है, आपका पेज दोबारा से रीडायरेक्ट कर दिया जा रहा है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID फिल करेंगे, यहाँ पर इसको टिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, पहले हम यहाँ पर अपना सिग्नेचर को भी अपलोड आप करेंगे JPG फॉर्मेट में, मिनिमम 10 KB, अधिकतम 100 KB तक। अब आपको हम पहले कुछ अपने डायमेंशन निकाली हैं, जिसको आप सेट करके अब अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर, पासवर्ड और अपने डॉक्यूमेंट है जो उनको रिसर्च कर सकते हैं। और हालांकि इसके पहले भी हमने आपको वीडियो बताया था। तो पहले आपको हम डायमेंशन दिखा देते हैं, इसका फॉलो करेंगे तो हमने 2 से 3-4 फॉर्म आपको फिल करके इसी जो डायमेंशन इसको सेट किया है, तो हमारे फॉर्म आराम से फिल हो गए हैं। तो आप भी कोशिश करेंगे तो आपके पूरा फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ हमने डायमेंशन यहाँ पर निकाले हैं, तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत यहाँ पर लगी हुई है। तो लेकिन आपको हम दिखा देते हैं इसका जो फोटो की विड्थ है और हाइट, इस प्रकार से आपकी फोटो रहेगी। तो जो ए वाला आपका ऑप्शन है, ये वाली चौड़ाई आपकी ऐसी वाली इस प्रकार की जो फोटो रहेगी, तो जो ए वाली आपकी ऊंचाई इसको 414 रख दीजिए, और आपकी जो हाइट है इसको 515 आप यहाँ पर रख दीजिए। और इसकी साइज लगभग 99 की भी या 95 की भी या 90 की भी कर दीजिए। इसकी साइज यहाँ पर 100 के भी तक है। तो आपकी यहाँ पर फोटो एकदम क्लियर दिखेगी, फोटो आपकी ब्लर नहीं होगी। इसका आपको पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके तो सिग्नेचर की इतनी साइज रख दीजिए। इसकी जो
चौड़ाई इस प्रकार की जो चौड़ाई है इसको 591 रख दीजिए और हाइट 236 आप रख दीजिए और 63 KB या 70 KB 80 KB के आसपास इसको रख दीजिए। और आपका जो एड्रेस प्रूफ है और आपकी जो पासबुक, इन दोनों की साइज यहाँ पर इस प्रकार का रहेगा। तो इसकी आप जो ये बड़ी चौड़ाई है इसको 700 पिक्सल रख सकते हैं या 800 रख सकते हैं और यहाँ पर 700 रख दीजिए। इस प्रकार से जो आपको बेथ और हाइट दिया है और इनकी साइज लगभग 137 KB के आसपास और इसको 85 KB या 90 KB के आसपास कर दीजिए। अब बात आती है कि इसको आप रिसर्च कैसे करेंगे, इसके पिक्सल को आप फिक्स कैसे करेंगे और यदि आपकी फोटो अपलोड नहीं होती है तो आपको एक तरीका और बताती है। अभी आपको बाहर नहीं जाना है, आपको पहले दिखा देते हैं कि इस प्रकार से। अब मान लीजिए जैसे आप अपनी फोटो सिग्नेचर इमेज को रिसर्च कर देते हैं तो इस प्रकार से आपको दिखेगा, लेकिन अभी भी आपकी अपलोड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जब आप इसकी फाइल की प्रॉपर्टी पे आएंगे इस प्रकार से तो आपको जो रीनेम का ऑप्शन दिख रहा है इस प्रकार से इस रीनेम को आपको देखना है। आपके यहाँ पर कुछ और बहुत ज़्यादा यहाँ पर लिखा हो सकता है तो इस प्रकार से पहले इसको रिमूव कर देना है। आपको सिंपल सा इस प्रकार से छोटा सा लिख देना है और आपको ओके पर क्लिक करके आपको सेव कर देना है। इसी प्रकार से अपनी फोटो को, पासवर्ड को और आपका एड्रेस इन सभी को आपको इस प्रकार से नाम चेंज करना अनिवार्य है। यदि चेंज नहीं करते तो फोटो आपकी अपलोड नहीं होती, इसमें आपको समस्या आती है। भले आप इसको रिचार्ज कर लेते हैं तो इस बात का आपको इग्नोर नहीं करना है, ऐसा आपको सभी अपने डॉक्यूमेंट में कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, चलिए आपको अपलोड करके पहले हम दिखा देते हैं। तो जैसे आप अपना फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे तो यहाँ पर जो फाइल का नाम इस प्रकार से दिखना चाहिए। यदि कुछ और यहाँ पर लंबा चौड़ा आपको दिख रहा है तो उसको पहले रिमूव कर दीजिए और आपको जो मैंने डायमेंशन बताए हैं इसको आप ट्राई करेंगे तब आपका फोटो आराम से अपलोड हो जाएगा। अब बात आती है कि इसको रिसर्च कैसे करेंगे, तो अब आपको क्लियर कर देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा यहाँ पर हो गया है। तो एक हमने अलग से MPPSC इमेज रिसाइजर के नाम से हमने वीडियो बनाया, उसमें एक टूल का यूज किया है तो उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उसमें भी हमने कुछ पिक्सल आपको बताएं तो आप चाहें तो उसको भी ट्राई कर सकते हैं, या हमने जो भी नई निकाली आपको बताएं वही स्क्रीनशॉट आपने लिया है उसको ट्राई करेंगे। आपको जो आपको पिक्सल और ब्रेथ और हाइट आपको ऑप्शन दिखाएगा वीडियो में, वहाँ पर आप उसको सर फिक्स कर दीजिए और सभी को आपको यहाँ पर फोटो की जगह फोटो, सिग्नेचर को सिग्नेचर और इन सभी पर आप टिक करेंगे और एक कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं तो आपको एक पॉपअप आएगा, आपको हम दिखा देते हैं कि इस प्रकार से किस प्रकार से आएगा। तो एक इस प्रकार का आपको पॉपअप आएगा, आपको हम सैंपल के लिए दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका नाम रहेगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ यहाँ पर रहेगा। अब लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना, यदि आपके नाम में यदि कोई मिस्टेक यहाँ पर हो गई है तो कभी कैंसिल पर क्लिक करके अपने नाम को सुधार लीजिए, क्योंकि यदि नाम में मिस्टेक हो जाती है तो फिर किसी भी हालत में आपका नाम एडिट नहीं होगा। फॉर्म तो एडिट हो जाएगा लेकिन नाम एडिट नहीं होगा आपका, सबको सही। तो फिर आपको ओके पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब यदि आपकी इसमें कोई मिस्टेक होती तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, आपको डायरेक्ट इसी प्रकार का रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, आपको बार बार इसी प्रकार की एक समस्या आएगी। तो जो हमने आपको पिक्सल आपको बताया है डायमेंशन, उसको सेट करके ट्राई जरूर कीजिए, उसके बाद आपका फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। ये आपको चलिए हम बता ही देते हैं कैसे रिसर्च करेंगे, नहीं तो बाद में बोलेंगे अपने अधूरी जानकारी बताई। तो जैसे हम एक टूल का यूज कर रहे हैं जैसे imresearcher.com, आप कोई भी टूल यूज कर सकते हैं। तो यदि इस पर भी आते हैं तो इस प्रकार का देखिएगा, आप जो क्लिक हेयर का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप यहाँ से क्लिक करेंगे, इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो आपको जो फोटो हो या सिग्नेचर उसको आप अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पर जब नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आपको जो बेथ दिया गया, इस बेथ वाले में आपको जो हमने आपको डायमेंशन बताया वो बेथ यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर अपनी हाइट को फिल करेंगे और यदि कुछ और है तो यहाँ पर पिक्सल को टिक करेंगे और यहाँ पर अपनी साइज दिख रहा है जैसे आपको 100 KB है तो लगभग यहाँ पर 80 या 95 KB के आसपास इस प्रकार से फिल करेंगे। और आगे जब ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, आपको दिखा देते हैं पहले। तो यहाँ पर सब कुछ फिल करने के जब ऊपर की ओर आएंगे तो जो नेक्स्ट टू डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा इस पर क्लिक करके अपना इमेज को, अपनी सिग्नेचर को, अपनी फोटो को इसी प्रकार से डाउनलोड करके और जो अपने रीनेम करने का प्रोसेस बताया उसको जब रीनेम जरूर कर लीजिए। तो इस प्रकार से देखेंगे आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए आपका भुगतान नहीं इस प्रकार का देखेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक आपको आवेदन करवाने के लिए एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है, इसका पहले स्क्रीनशॉट है, इसको नोट जरूर कर लीजिए। इसके तक को नीचे को चले जाना, सभी जानकारी को भी आपको एक बार चेक कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक हो जाती है अभी भी आपके खासकर नाम या कुछ भी तो इस फॉर्म की फीस पेमेंट मत कीजिए, आप इसको खाली छोड़ दीजिए। आपको दोबारा से नया फ्रेश फॉर्म फिल कर दीजिए और उसकी फीस पेमेंट आप कर दीजिए। तो ये वाला फॉर्म है आपका, ये कुछ दिन बाद आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आपका नया वाला फॉर्म आपका एक्सेप्ट रहेगा। ये आपको सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको हम बता रहे हैं, बाकी फिर आप इसको सही तरीके से एक बारे में आप फिल कीजिए ताकि बाद में कोई मिस्टेक आपकी ना रहे। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर फॉर्म आ जाएगा। आपको नीचे को चले आना है, यहाँ पर देखेंगे आपको तो जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर यूर पेमेंट इज नॉट डन। तो जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप यहाँ पर सिंपल सा क्लिक कर देंगे। आप पेमेंट करने के लिए आपको इस प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिख रहे हैं जैसे डेबिट कार्ड या यूपीआई, जैसे यूपीआई से पेमेंट करना है तो यूपीआई पर यहाँ पर टिक करेंगे आप। तो जैसे यूपीआई पर टिक करते हैं आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, पेटीएम दिख रहा है, एक आपको पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NDML दिख रहा है। तो जैसे आप जीपे या फोन पे या QR कोड से पे करना है तो सेकंड वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आप इस प्रकार से आप टिक कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको फीस दिख जाएगी। आप चूंकि यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करें तो इस प्रकार की फीस दिखेगी, यदि आप अदर कैटेगरी से अप्लाई करें तो आपको फीस अलग दिखेगी। तो जैसे यूपीआई से करना है तो यूपीआई पर टिक करेंगे, QR कोड से करना है तो इस प्रकार से आप QR कोड पर इस प्रकार से आप टिक करेंगे, इस प्रकार से आप टिक कीजिए। आपको यहाँ पर एक QR कोड दिखा, इस QR कोड को फोन पे, जीपे किसी माध्यम से स्कैन कर दीजिए और अपनी फीस को यहाँ से आप पेमेंट करके सेव करके फॉर्म को जरूर रख लीजिए। तो इस प्रकार से अपनी फीस को पेमेंट कर दीजिए। और यदि वहाँ से पेमेंट नहीं कर पाते तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, तो फॉर्म को लॉगिन करके फिल कर लीजिए। और आपको डुप्लीकेट रिसिप्ट प्रिंट करना तो इस पर क्लिक करेंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ से शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और यदि आप अपना फीस अपना पेमेंट कर दी और एप्लीकेशन नंबर आपको नहीं मिला है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप स्टेट सर्विस 2026 को सिलेक्ट करेंगे और अपनी डिटेल्स को फिल करके अपना एप्लीकेशन नंबर को भी फाइंड कर सकते हैं। और पेमेंट करने का आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी उस पर भी एप्लीकेशन नंबर सेंड किया जाता है और मैसेज भी आपको सेंड किया जाता है। तो इस प्रकार की पूरी प्रोसेस थी। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।